Hello students, welcome back to Prepon. We are discussing medieval India, and in the last lecture we covered up to Khalji dynasty, the second ruling dynasty on Delhi Sultanate. Alauddin Khalji ruled and he sent you can say his army to South India, Deccan under Malik Kafur, and he could win for him certain areas in the form of देवगिरी अंडर द यादव डायनेस्टी हुआ करती थी, वारंगल काकातियाओं के अंडर में है, मदुरै पांड्यों के अंडर में है, और द्वार समुद्र कर्नाटक जिसे आज द्वार समुद्र शहर को हलेबीडु कहते हैं वो होयसाल डायनेस्टी के अंडर में है। ये चारों एरियाज़ डोमिनेट कर लेता है अलाउद्दीन खिलजी एंड लंबे समय बाद एक ऑल इंडिया एम्पायर सी बनने लगती है। अलाउद्दीन खिलजी की 1316 में डेथ हो जाएगी। उसके बाद कुछ समय के लिए मलिक काफूर है वो बनेगा। उसके बाद फिर उसका बेटा आ जाएगा अलाउद्दीन खिलजी का, मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी फाइनली वॉज किल्ड और फिर थोड़ा चेंज ओवर होता है और फाइनली 1320 में आ जाते हैं तीसरे शासक तुगलक डायनेस्टी। सो द थर्ड रूलर्स ऑन दिल्ली सल्तनत व तुगलक डायनेस्टी फाउंडेड बाई गयासुद्दीन तुगलक। फाउंडर इनका है एक गयासुद्दीन तुगलक। फाइनली जब अलाउद्दीन खिलजी की डायनेस्टी ख़त्म होने लगती है तो एक उन्हीं में से एक यू कैन से नोबल है जिसका नाम गयासुद्दीन तुगलक है। ही फाउंडेड द थर्ड रूलर्स कॉल्ड तुगलक डायनेस्टी। जब ये गयासुद्दीन तुगलक हुआ करता है इसी समय दिल्ली में एक सूफी सेंट हुआ करते हैं शेख निज़ामुद्दीन औलिया। बस इतनी छोटी सी बात याद रख लीजिए। इन्हीं दिनों दिल्ली में एक दिल्ली के सबसे फेमस सूफ़ी सेंट होते हैं शेख निज़ामुद्दीन औलिया। चिश्तिया सूफ़ीवाद, भारत में सूफ़ीवाद शुरू हुआ था और सूफ़ीवाद को शुरू करने वाले यहाँ पर थे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। मतलब पहले इम्पॉर्टेंट सेंट माने जाते हैं, उससे पहले भी लोग हुए हैं, लेकिन अजमेर में आए थे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। और मोइनुद्दीन चिश्ती के सिलसिले के ही एक सूफ़ी संत हैं शेख निज़ामुद्दीन औलिया। ये हुआ करते हैं इन द टाइम ऑफ गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक को रिप्लेस कर देगा इसका बेटा जौना खान, और इसका नाम हो गया फिर मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी के बाद फिर ये बड़ा सुल्तान है मोहम्मद बिन तुगलक। दो ही बड़े सुल्तान हुए हैं, अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक का बेटा है जौना खान और जौना खान का नाम फिर हो जाता है मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक को एक स्ट्रेंज पर्सनैलिटी का सुल्तान कहा जाता है। उसने जो पॉलिसीज़ बनाई उस समय की कंडीशंस के हिसाब से, वो चाहे फाइनेंशियल हो, पॉलिटिकल हो या एग्रीकल्चर हो या जो भी हो, वो सारी पॉलिसीज़ फेल मानी जाती हैं इक्का दुक्का छोड़ के। इसलिए हिस्टोरियंस ने उसका एनालिसिस किया और उसको बहुत सारे उसके बारे में एनालिसिस करके बताया कि वो फेल्ड सुल्तान माना जाता है। एक्चुअली तो फेल क्यों हुआ, तो एक जो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं उसमें एक ये आता है कि विच सुल्तान कभी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए जो कि आपके जैसे एग्ज़ामों में पहले आ चुका है, किस दिल्ली सुल्तान के लिए कहा जाता है कि इवन दो ही वॉज द मोस्ट लर्नड अमंग ऑल द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली बट ही लैक्ड प्रैक्टिकल विजडम। उसकी पॉलिसीज़ प्रैक्टिकल नहीं थी, प्रैग्मेटिक नहीं थी, इसलिए फेल होता रहा वो सुल्तान। ऐसा मोहम्मद तुगलक के लिए कहा जाता है। ही फेल्ड ओनली बिकॉज हिज पॉलिसीज़ वर नॉट प्रैक्टिकल इनफ। वो एग्जीक्यूट करने योग्य थी नहीं, इसलिए वो फेल होता रहा। कुछ ने कह दिया ही वॉज एन इल स्टार्ड आइडियलिस्ट। आपके एग्ज़ाम में शायद ये ना भी आए, ये तो आ सकता है, आ चुका है। किसी ने कहा उसकी पॉलिसीज़ तो ठीक थी, उसने पॉलिसीज़ अच्छी बनाई, लेकिन वक्त ने उसका साथ नहीं दिया। ही वॉज एन इल स्टार्ड, उसके स्टार्स फेवरेबल नहीं थे, अदरवाइज पॉलिसी तो बहुत अच्छी बनाई गई थी। ही वॉज इल स्टार्ड आइडियलिस्ट, ही वॉज अहेड ऑफ हिज टाइम। कुछ हिस्टोरियंस ने कहा वो अपने समय से आगे की सोच रखता था।
तो क्यों कह देते हैं मोहम्मद तुगलक को कि मोहम्मद तुगलक एक फेल्ड सुल्तान था, इसके बारे में कुछ उसकी पॉलिसीज़ देख लेते हैं मोहम्मद तुगलक की, जिसमें से दो सबसे फेमस हैं। एक तो उसने अपनी कैपिटल को दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट कर दिया है। वो देवगिरी का नाम रख देता है दौलताबाद। वही देवगिरी जो यादवों के अंडर में था, अलाउद्दीन खिलजी ने कैप्चर कर लिया था। इस देवगिरी शहर को नाम रख देगा वो दौलताबाद, फिर औरंगाबाद का क्षेत्र हो जाएगा ये। तो कैपिटल शिफ्ट कर देता है दिल्ली से दौलताबाद। नॉर्थ इंडिया में दिल्ली है और अब पूरा इंडिया ही दिल्ली सुल्तान चला रहे हैं, तो क्यों ना मैं एक ऐसी कैपिटल बनाऊं जिससे साउथ और नॉर्थ ठीक से देखा जा सके। दिल्ली नॉर्थ में ज़्यादा है और साउथ में बार बार बगावतें होती रहती हैं, रिवोल्ट्स होते रहते हैं, तो क्यों ना एक ऐसी कैपिटल बनाऊं जिससे नॉर्थ और साउथ दोनों कंट्रोल हो सके। ये सोच के वो दिल्ली से दौलताबाद अपनी कैपिटल शिफ्ट कर देता है। और भी कंसिडरेशंस हैं, लेकिन मेजर तौर पे एडमिनिस्ट्रेटिव ज़्यादा था। लेकिन वो इस पॉलिसी को ठीक से चला नहीं पाया। ना तो उसके नोबल्स उसका साथ दे पा रहे हैं। वो चाहता है कि दिल्ली की जनता साउथ में पहुँचे, नॉर्थ के लोग साउथ में पहुँचे, मुस्लिम्स वहाँ रहें, इस्लामिक कल्चर भी इंट्रोड्यूस हो, और मैं साउथ में एक इम्पॉर्टेंट सेंटर भी बना दूंगा इस्लाम का। एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर पर्पस तो मेरा है ही, लेकिन उसके जो नोबल्स हैं वो फेवर नहीं कर रहे हैं पॉलिसी का। ना ही दिल्ली की जनता दक्कन जाना चाहती है। उसने काफ़ी कोशिश की, शिफ्ट भी कर दी, वहाँ से चलाने की भी कोशिश की। फाइनली वो ये कंक्लूड कर लेता है, नाइदर माई पीपल आर हैप्पी नॉर माई नोबल्स आर हैप्पी, आई एम नॉट एबल टू मेंटेन दिल्ली नॉर दौलताबाद। इसलिए वो इस पॉलिसी को अबेंडन कर देता है। कुछ बहुत लंबे समय तक इसको नहीं चला पाया, फिर दिल्ली वापस आके रूल करता है। तो उसकी पहली पॉलिसी फेल मानी जाती है। अभी ये फेल हुई कि नहीं हुई इसका मैं अभी बताता हूँ आपको। दूसरा उसका जो था वो था कि उसने टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस की है। टोकन करेंसी, दुनिया भर में सिल्वर नहीं हो पा रहा है, और सिल्वर नहीं है तो सिल्वर के सिक्के टकसाल में नहीं बन पाएंगे। तो सिल्वर की स्कार्सिटी है, पूरे वर्ल्ड में कमी है, स्केर्स है सिल्वर। तो कई देश अपना अपना एक्सपेरिमेंट करेंसी को लेके कर रहे हैं। एक एक्सपेरिमेंट मोहम्मद तुगलक ने यहाँ भी इंडिया में भी किया है। उसने ये बोला है कि जो ब्रॉन्ज के सिक्के होते हैं या जो कॉपर के सिक्के होते हैं, इन्हीं को माना जाएगा वैल्यू ऑफ सिल्वर। मतलब सिल्वर के टंके तो बन नहीं पाएंगे, तो जो छोटा सिक्का है, जीतल है, जैसे मान लीजिए कॉपर के सिक्के होते हैं, उन्हीं को सिल्वर की वैल्यू दी जाएगी। ऐसे देखें तो जितनी मॉडर्न करेंसीज हैं सब टोकन करेंसी हैं, क्योंकि कागज़ का जो टुकड़ा है उसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू तो 1000 रुपये की या 500 की तो है नहीं। लेकिन जब आरबीआई ने उसको वैल्यू ऑथोराइज कर दी है तो वो कमांड करता है मार्केट में। ऐसे ही उसने कह दिया कि जो, और मैंने आपको बताया था कि एक टंके में 50 सिल्वर तक, एक टंके में 50 जीतल तक आ जाया करते हैं। मतलब उसने कॉपर की वैल्यू लगभग 50 गुना बढ़ा दी। यही होती है सिल्वर करेंसी, टोकन करेंसी। मतलब टोकन जितनी मॉडर्न करेंसीज हैं दीज आर टोकन करेंसीज। तो उसने उस समय टोकन करेंसी चलाने की कोशिश की, लेकिन जो छोटे सिक्के कॉपर और ब्रॉन्ज वगैरह के हैं वो बहुत सिंपल थे, प्लेन सिक्के थे। उन पे कोई ऐसा रॉयल सिंबल वगैरह वो नहीं सोच पाया है, बना नहीं पाया है। और क्योंकि वो नहीं कर पाया है इसलिए होने लगा था ड्यूप्लीकेसी। मतलब बहुत सारे डुप्लीकेट सिक्के मार्केट में आ गए हैं, डुप्लीकेट सिक्के आ गए हैं। कॉपर ब्रॉन्ज चीप मेटल हुआ करता था, सस्ता हुआ करता था। हर आदमी अपने अपने सिक्के लेके आ रहा है, उस पर कोई रॉयल सिंबल भी नहीं है इसलिए जल्दी ही देखता है, और डुप्लीकेसी ऑफ कॉइन्स को वो रोक नहीं पा रहा है। जल्दी मोहम्मद तुगलक देखता है कि वो डुप्लीकेसी को नहीं रोक पा रहा है, इसलिए वो इस एक्सपेरिमेंट को या पॉलिसी को भी बंद कर देता है। उसकी एक्सपेरिमेंट तो ठीक था, लेकिन उसका मैनेजमेंट थोड़ा सा पुअर हो गया, इसलिए नहीं चला पाया है वो टोकन
करेंसी। और भी 3-4 उसके पॉलिसीज़ हैं, बट ये 2 ज़्यादा फेमस हैं। उसने एग्रीकल्चर पे काफ़ी काम किया है। उसका जो बेस्ट कंट्रीब्यूशन है वो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के लिए है। और उसने एक डिपार्टमेंट बनाया है दीवान-ए-कोही। इसको बस शॉर्ट में समझ लीजिए कि जितने भी किसान हैं उनको ये गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी और वो उस ज़मीन को उपजाऊ बनाएं जो कैपेबल ऑफ कल्टीवेशन है। तो वो ज़मीन जो इस पे आज तक खेती नहीं हुई है, जो किसान उसे कल्टीवेशन में लाएंगे उनको सरकार सपोर्ट भी करेगी कुछ समय के लिए। आप उस पर खेती कीजिए, गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। बाद में जब अच्छी खेती होने लगेगी तो मैं आपसे कुछ टैक्स लेने लगूंगा, शुरू में टैक्स भी नहीं लिया जाएगा। इस तरीके से उसने जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के लिए काम किया है, उस डिपार्टमेंट का नाम था दीवान-ए-कोही। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है विच दिल्ली सुल्तान गेव लॉट ऑफ अटेंशन टू एग्रीकल्चर, तो आपका आंसर हो जाएगा मोहम्मद तुगलक। इसमें वो सक्सेसफुल भी हुआ है। उसने किसानों को भी फ़ायदा है कि वो उस ज़मीन को खेती में ले आएंगे जिस पे खेती नहीं हुई है, और सरकार को भी टैक्स मिलने लगेगा। इस एक्सपेरिमेंट को यह नाम था इसका दीवान-ए-कोही, डिपार्टमेंट ऑफ, दीवान माने डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। सरकार की तरफ से लोन वगैरह मिल जाया करेंगे। मोहम्मद तुगलक के समय, मोहम्मद तुगलक थोड़ा सा अकबर जैसा हुआ करता था। उसके समय जैन सेंट्स उसके दरबार में आया करते थे। वो जैन संतों का आदर भी करता था। ही यूज्ड टू पैट्रनाइज जैना सेंट्स, जैन संतों का वो आदर करता है, थोड़ा सा टॉलरेंट हुआ करता था। ये भी उसकी एक इम्पॉर्टेंट बात है। हिंदू फेस्टिवल्स को भी वो फॉलो करता है, उन्हें पूरी परमिशन देता है। मोहम्मद तुगलक फेस्ड, यू कैन से, मैक्सिमम रिवोल्ट्स। उसने पूरे भारत पे रूल किया है लगभग, लेकिन बहुत सारे विद्रोह भी फेस किए हैं। मोहम्मद तुगलक ने बहुत सारे विद्रोह भी फेस किए हैं। और उनमें से दो विद्रोह थोड़े से पूरे भारत पे रूल करता है और दो विद्रोह थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं। ये कृष्णा रिवर है, इसके नीचे का जो क्षेत्र था ये कहलाता था कहलाएगा रादर विजयनगर किंगडम। साउथ में दो रिवोल्ट हुए और वो सक्सेसफुल हो गए। कृष्णा नदी के नीचे हरिहर और बुक्का दो भाई हैं, उन्होंने फाउंड किया है विजयनगर किंगडम, जो कि एक विद्रोह था, सक्सेसफुल हुआ। आने वाले 200 सालों तक कृष्णा नदी के नीचे का रीजन कहलाएगा विजयनगर किंगडम। तो मतलब मोहम्मद तुगलक के समय बना था विजयनगर किंगडम। ये बेसिकली विद्रोह था। और एक ये जो नर्मदा और कृष्णा के बीच का क्षेत्र है, यहाँ पर एक और विद्रोह हुआ है और यहाँ बना है बहामनी किंगडम। यहाँ बना है बहामनी किंगडम। इस तरीके से दो विद्रोह हुए हैं साउथ इंडिया में, दोनों ही सक्सेसफुल हुए हैं। और मोहम्मद तुगलक के हाथ से पूरा का पूरा दक्कन और साउथ इंडिया निकल जाता है। इस तरीके से यही सोच के उसने दक्कन में कैपिटल ट्रांसफ़र करनी चाहिए थी कि दक्कन में विद्रोह वगैरह बहुत होते हैं, तो क्यों ना मैं ऐसा कुछ करूं ताकि वहाँ विद्रोह को कंट्रोल कर सकूं। और वो चूँकि नॉर्थ चला गया, साउथ में वो चीज़ें डेवलप होती चली गई और जल्दी ही लगभग पूरा साउथ इंडिया और दक्कन उसके हाथ से निकल गया है। इसका मतलब उसका कैपिटल ट्रांसफ़र करने का एक्सपेरिमेंट गलत नहीं था। एंड दिस वे अब दिल्ली सल्तनत का डिक्लाइन शुरू हो जाता है। बहमनी किंगडम आगे चल के टूट जाएगा बहमनी किंगडम आगे चल के टूट जाएगा और इसमें से बनेंगे 5 किंगडम, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा। ये बन जाएगा अहमदनगर, ये बन जाएगा गोलकोंडा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक बन जाएगा बीजापुर। ये हो जाएगा बीजापुर, ये हो जाएगा अहमदनगर, ये हो जाएगा गोलकोंडा। और एक बरार है छोटा सा किंगडम, मध्य प्रदेश में शामिल हो गया, और एक बीदर।
ये छोटे छोटे जो किंगडम थे, तो ये 5 किंगडम होंगे। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा बड़े बड़े, बरार और बीदर, ये पांचों कहलाते थे स्प्लिंटर स्टेट्स ऑफ बहमनी किंगडम। आगे चल के मुग़ल आएंगे और मुग़ल अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा को कैप्चर कर लेंगे। इस तरीके से सल्तनत का डिक्लाइन मोहम्मद तुगलक के समय शुरू हो जाता है। दिस वॉज मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक की 1351 में डेथ हो जाएगी। मोहम्मद तुगलक के बाद सुल्तान बनता है फ़िरोज़ शाह तुगलक। फ़िरोज़ शाह तुगलक उसका कज़िन है, मोहम्मद तुगलक का बेटा नहीं है। मोहम्मद तुगलक के बाद जो नोबल्स थे वो उसके कज़िन को, उसका भाई भी कोई नहीं है, उसके कज़िन को ही सुल्तान बना देते हैं। उसका नाम था फ़िरोज़ तुगलक और फ़िरोज़ शाह तुगलक। फ़िरोज़ शाह तुगलक ने कुछ शहर बसाए हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में ये आता है, उसने मोहम्मद तुगलक के नाम पर यूपी में एक शहर बनाया था जौनपुर, उसने बनाया है फ़िरोज़ाबाद, उसने बनाया है हरियाणा में हिसार, फ़तेहाबाद, हरियाणा, फ़िरोज़ाबाद यूपी, जौनपुर यूपी, उसने शहर बसाए हैं। दिल्ली में फ़िरोज़ शाह कोटला, दिल्ली में उसकी जो उसका जहाँ से वो रूल करता था उसे कहते थे फ़िरोज़ शाह कोटला। तो फ़िरोज़ शाह कोटला जो है वहाँ पे उसने अपना कह सकते हैं पैलेस बनाई थी, या उसकी कैपिटल सिटी कह सकते हैं उसे, वो भी बनाता है। और इस तरीके से मोहम्मद तुगलक का नाम जौना खान था, उसके नाम पर उसने शहर बनाया है जौनपुर। जल्दी ही जौनपुर एक किंगडम का रूप ले लेगा, आगे चल के देखेंगे, कल्चर के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। मोहम्मद तुगलक फ़िरोज़ तुगलक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इरिगेशन कैनाल्स। उसने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा रीजन में बहुत सारी इरिगेशन कैनाल्स बनाई हैं। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि विच दिल्ली सुल्तान गेव लॉट ऑफ अटेंशन टू कंस्ट्रक्शन ऑफ इरिगेशन सिस्टम इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया, आपका आंसर होगा मोहम्मद तुगलक। गयासुद्दीन फ़िरोज़ शाह तुगलक को ही माना जाता है, इरिगेशन के लिए उसने काफ़ी काम किया है। बहुत सारी कैनाल्स आज भी हैं, फ़िरोज़ी कैनाल्स वगैरह कहलाती हैं, आज भी होती हैं, जो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में हुआ करती थी। फ़िरोज़ तुगलक आम जनता को सोशल सपोर्ट देता है, और इसके लिए वो डिपार्टमेंट बनाता है दीवान ए खैरात। बच्चों की पढ़ाई है, मकान बनवाने के लिए पैसा है, फ्री हॉस्पिटल चलाने हैं, बच्चों की शादियां करनी हैं, इस तरीके से गवर्नमेंट से जो सपोर्ट मिल जाता था आम जनता को, उस डिपार्टमेंट को कहते थे दीवान ए खैरात और डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी। ये भी आपके PSU में आया हुआ क्वेश्चन है। विच दिल्ली सुल्तान इस्टेब्लिश डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी? फ़िरोज़ शाह तुगलक ने आम जनता को सहयोग दिया है। जैसे गवर्नमेंट की सोशल सेक्टर पॉलिसी होती हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, मनरेगा है, और भी तमाम जो पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की होती है, जिसमें गवर्नमेंट किसी न किसी तरीके से गरीबों की मदद करती है, ऐसे ही चलाता था फ़िरोज़ शाह तुगलक, और दीवान खैरात के लिए इम्पॉर्टेंट माना जाता है। फ्री हॉस्पिटल चलाता है वो, कई सारे दारुल शिफा फ्री हॉस्पिटल, लैंड ऑफ मेडिकेशन, दारुल शिफा, ऐसे वो चलाया करता है फ़िरोज़ शाह तुगलक। फ़िरोज़ ब्रॉट 2 पिलर्स ऑफ अशोक। अशोक ने दिल्ली में कोई भी पिलर्स नहीं लगवाए थे, लेकिन वो 2 पिलर्स दिल्ली ले आया है। अम्बाला से लाया है टोपड़ा पिलर, अम्बाला में टोपड़ा कोई जगह है, और एक पिलर है मेरठ पिलर। इसलिए अशोक के 2 पिलर्स हमको दिल्ली में मिले। अशोक ने दिल्ली में कोई पिलर्स नहीं लगवाए थे, लेकिन मोहम्मद फ़िरोज़ शाह तुगलक 2 पिलर्स दिल्ली लाया है, टोपड़ा पिलर एंड मेरठ पिलर। टोपड़ा पिलर मिलेगा फ़िरोज़ शाह कोटला, जो स्टेडियम है, मैदान है, वहाँ मिल जाएगा उसके आसपास। मेरठ पिलर दिल्ली में, पुरानी दिल्ली में जगह है बाड़ा हिंदू राव, वहाँ मिल जाता है। तो ये 2 पिलर्स आए हैं, और पहली बार इनको
पहली बार इनको पढ़ने का प्रयास किया गया था। इसने बुलाए हैं जो समझते हैं भाषा को, पंडित वगैरह, कि इसको पढ़ो क्या लिखा है, लेकिन नोबडी वॉज एबल टू रीड क्या लिखा है अशोक के पिलर्स पर। आगे चल के मैंने आपको बताया था 1837 में जेम्स प्रिंसेप हुआ था जिसने अशोक के पिलर्स को पढ़ के बताया था कि राजा का नाम देवनाम पियदसी है। ये मैंने एंशिएंट में बताया था। तो द फर्स्ट किंग हु ट्राइड टू डिसाइफर माने डिकोड करना इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोक वॉज फिरोज तुगलक, और दिल्ली में उसने अशोक के 2 पिलर्स लेके आया था। फिरोज तुगलक फिरोज तुगलक शांति से रूल करता रहेगा 1388 तक। रिफॉर्म्स ओरिएंटेड सुल्तान हुआ करता था, लेकिन वो थोड़ा सा मौलवियों के दबाव में काम करता था। वो किंग बन तो गया, लेकिन उसमें वो कैपेबिलिटी नहीं थी, इसलिए वो सबको प्लीज़ करके काम चलाता था ताकि प्रॉब्लम ज़्यादा ना हो। तो उसने मौलवियों के कहने पे काम भी किया है, और लोगों से उसने जो जजिया था वो कंपलसरी कर दिया है कि जजिया कर आपको लेना पड़ेगा। उसने जिजिया टैक्स कंपलसरी कर दिया है। जिजिया तो इससे पहले भी हुआ करता है, मैंने आपको बताया था। एक अरब इन्वेडर था मोहम्मद बिन कासिम, उसने सिंध पे अटैक किया था 712 एडी में, और वहाँ उसने जजिया वगैरह इंट्रोड्यूस कर दिया था। लेकिन जजिया का ज़्यादा इंसिडेंस हमको नहीं दिखाई पड़ता है, जजिया का उल्लेख मिलेगा, लेकिन अब जजिया उसने कंपलसरी कर दिया है, सबको जजिया देना पड़ेगा। अपने मौलवियों के प्रेशर में आकर उसने जो लोग इस्लाम फॉलो नहीं करेंगे, उनको जजिया टैक्स देना पड़ेगा। ये उसने कंपलसरी कर दिया है, मौलवियों के कहने पे जजिया लेना शुरू कर दिया है। लेकिन जल्दी ही अपनी पॉलिटिकल नेसेसिटी के तहत उसने जजिया तो ले लिया है, लेकिन बाकी और टैक्सेस लोगों के ऊपर से हटा दिए हैं। उसने कहा है कि आप लोगों के ऊपर ज़्यादा भार ना पड़े, इसलिए उसने और लोगों के ऊपर से जो बाकी टैक्स हुआ करते थे उनको हटा लेता है ताकि जजिया को कंपनसेट कर सके। दिस हैज़ बीन आस्क्ड इन योर सम ऑफ योर एग्ज़ाम फॉर ईयर्स बैक। काफ़ी पहले एग्ज़ाम में आया कि किस दिल्ली सुल्तान ने बहुत सारे टैक्सेस लोगों के ऊपर से उठाए थे। तो इट वॉज फिरोज तुगलक। उसने मौलवियों की बात तो मानी कि ठीक है आप कहते हैं जजिया ले लेता हूँ, लेकिन उसने फिर उसको कंपनसेट करने के लिए 18 टैक्सेस लोगों के ऊपर से एग्जेम्पशन दे दिया था। तो इट वाज बेसिकली देखा जाए फिरोज वाज अ रिफॉर्म्स ओरिएंटेड सुल्तान। 1388 में इसकी डेथ हो जाती है। इसकी डेथ के बाद बाकी और सुल्तान वगैरह आते हैं, वो रूल करते रहते हैं। साउथ इंडिया चलाई गया है दिल्ली सल्तनत से, नॉर्थ इंडिया के कुछ हिस्से पे रूल कर रहा है। जल्दी ही सल्तनत तो वीक होने ही लगी है। 1398 में अटैक हुआ है तैमूर का, तैमूर द लेम। एक अटैक हुआ है, मंगोल अटैक तैमूर का 1398 में। दिल्ली पे अटैक हुआ है तैमूर का। इस तरीके से दिल्ली सल्तनत तो वीक हो चुकी है, और तैमूर ने जब दिल्ली कैप्चर कर लिया है तो दिल्ली सल्तनत की जो वीकनेस है वो और एक्सपोज हो जाती है। कुछ महीने तैमूर दिल्ली पे रहता है, लूटपाट करता है, लोगों को मारता है, फिर तैमूर दिल्ली छोड़ के चला जाएगा। लेकिन जब जाएगा तो फिर यहाँ अपॉइंट कर जाएगा अपना एक व्यक्ति, खिदर खान। तैमूर ने इंडिया में लंबे समय तक रूल नहीं किया, तो लूटपाट की, चंद महीनों बाद वो चला गया है यहाँ से। लेकिन पंजाब का, दिल्ली का बाकी एरिया छोड़ देता है, लेकिन पंजाब में वो अपना एक गवर्नर अपॉइंट कर देता है जिसका नाम है खिदर खान। तैमूर चला जाएगा। जो लास्ट दिल्ली सुल्तान है नसरुद्दीन महमूद तुगलक, नसरुद्दीन तुगलक जो आखिरी सुल्तान है, वो वापस दिल्ली आ जाएगा, रूल करेगा। 1413 में आखिरी जो तुगलक डायनेस्टी का सुल्तान है उसकी डेथ हो जाएगी, और उसके बाद फिर दिल्ली में कोई भी नहीं है। ऐसी स्थिति में ये जो खिदर खान है ये पंजाब से बढ़कर दिल्ली कैप्चर कर लेगा, और दिल्ली में आ जाएंगे चौथे शासक, कहलाते थे सैयद डायनेस्टी। ये कहलाते थे सैयद डायनेस्टी। इस तरीके से दिल्ली के चौथे शासक थे सैयद डायनेस्टी, फाउंडेड बाई खिदर खान, फाउंडेड बाई खिदर खान। ये दिल्ली के एक
ऐसे समझ लीजिए कि बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट शासक हैं, कोई नहीं है तो सैयद शासक रूल किया करते हैं। तो ये जो खिद्र खान था पंजाब से, ये बाकी छोटा मोटा दिल्ली भी कैप्चर कर लेता है और इतने समय तक इस पर रूल 14 से 1451 तक सैयद डायनेस्टी, द 4th डायनेस्टी। इनमें 4 सुल्तान हुए हैं, आखिरी आलम शाह सैयद है। आलम शाह सैयद खुद दिल्ली छोड़ देगा और दिल्ली के आखिरी शासक हो जाते हैं लोधी डायनेस्टी। 1451 से फिर 1526 तक, 3rd बैटल ऑफ पानीपत तक आखिरी शासक हैं लोधी डायनेस्टी। इनका फाउंडर है बहलूल लोधी। इसके बाद आता है यहाँ पर एक सिकंदर लोधी। इन दिनों एक जौनपुर जो शहर बताया था आपको, वो बड़ा पावरफुल हो गया है ईस्टर्न यूपी में, और इतना पावरफुल हो गया है कि पूरी ईस्टर्न यूपी से लेकर वेस्टर्न यूपी तक का एक किंगडम बन गया है जौनपुर किंगडम। मतलब जौनपुर किंगडम दिल्ली सल्तनत को भी चैलेंज करने लगा था एक समय में। और बहलूल लोधी और सिकंदर लोधी जो उसका बेटा है, इन्होंने किसी तरीके से सल्तनत को जौनपुर किंगडम से बचा के रखा। सिकंदर लोधी बसाएगा आगरा का शहर। 1504 में सिकंदर लोधी ने फाउंड किया है द सिटी ऑफ आगरा। इस तरीके से आगरा का शहर आ जाएगा सिकंदर लोधी के समय। और सिकंदर लोधी का बेटा है फिर इब्राहिम लोधी। सिकंदर लोधी का बेटा है फिर इब्राहिम लोधी। और 1570 से 26 फिर लास्ट सुल्तान है इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी दिल्ली पर रूल करेगा। और जब इब्राहिम लोधी रूल कर रहा है तो दिल्ली सल्तनत का बस एरिया समझ लीजिए, दिल्ली और पंजाब, यही दिल्ली सल्तनत है। बंगाल अलग हो गया, जौनपुर अलग हो गया, पंजाब गुजरात अलग हो गया, साउथ अलग हो ही गया था। बस बहुत छोटा मोटा दिल्ली सल्तनत हुआ करता है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर बाबर आ ही चुका था काबुल में, और दिल्ली सल्तनत के हालात के बारे में बाबर को पता लगता है जब बाबर के पास आता है एक एमिसरी, एक दूत आता है ऑफ दौलत खान लोधी। दूत आता है दौलत खान लोधी। ये कौन है? दौलत खान लोधी है पंजाब का गवर्नर। वैसे तो ये दिल्ली सल्तनत के अंडर में है लेकिन ये इंडिपेंडेंट शासक के तौर पे प्रैक्टिकली काम करता है। एंड ही वांटेड कि इब्राहिम लोधी भी ख़त्म हो जाए। तो ये कहा गया है कि इसने अपना दूत भेजा है काबुल में बाबर के पास और इनवाइट किया है कि बाबर शुड कम एंड अटैक इब्राहिम लोधी। इस तरीके से बाबर तो आ ही गया है अफ़गानिस्तान में और हिंदुस्तान कैप्चर करने की कोशिश कर ही रहा है। जब उसे ये पता लगता है कि हालात दिल्ली सल्तनत के ये हैं, तब बाबर ने फिर भारत पे अटैक किया है और हुई है फिर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। इस तरीके से हो जाती है द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फॉट बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोधी। बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में होने वाली पहली जो बैटल थी, इसे कहते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। बाबर किल्ड इब्राहिम लोधी। बाबर ने इब्राहिम लोधी को इस बैटल में किल कर दिया है। एंड दिस वे बाबर कैप्चर्ड दिल्ली एंड आगरा एंड दिस बैटल ब्रॉट द एंड ऑफ दिल्ली सल्तनत। इस तरीके से पहली बैटल ऑफ पानीपत से एंड हो जाता है दिल्ली सल्तनत का। सल्तनत वॉज रूल्ड बाई 5 डायनेस्टीज इन द फॉर्म ऑफ स्लेव डायनेस्टी ruled some part of North India, then Khalji dynasty, they could capture Deccan also. Muhammad Tughlaq dynasty, they ruled over the whole of India almost. Then decline शुरू हो गया, सैयद dynasty, और आखिरी थे लोधी dynasty. Last sultan of Delhi Sultanate was Ibrahim Lodi, killed by Babur in the first battle of Panipat. Babur had captured Delhi and Agra, and this all area was now under the control of Babur. This was Mughal Empire in 1526. बाबर ने फाउंडेशन डाल दी है मुगल एम्पायर की। दिस वॉज द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सल्तनत। नाउ कुछ छोटे मोटे पॉइंट कल्चर के भी ले लेते हैं। कुछ बुक्स ले लीजिए, कभी कभी एग्ज़ाम में आ जाती हैं। पृथ्वीराज रासो, written by चंद्र बरदाई। पृथ्वीराज चौहान के बारे में किताब है पृथ्वीराज रासो बाय चंद्र बरदाई। ये हिंदी का पहला महाकाव्य है
दिस इज़ द फर्स्ट एपिक इन हिंदी। हिंदी की शुरुआत समझ लीजिए इस तरीके से है, इट वॉज द फर्स्ट एपिक इन हिंदी द पृथ्वीराज रासो रिटन बाय चंद्र बरदाई अबाउट पृथ्वीराज चौहान। ऐसे ही एक किताब लिखी गई है राज तरंगिणी बाई कलहन, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। ये एग्ज़ाम में किताब बहुत आ जाया करती थी, कश्मीर का इतिहास है। कश्मीर, राज तरंगिणी कलहन ने किताब लिखी है संस्कृत में, राज तरंगिणी द अर्लीस्ट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, राज तरंगिणी बाई कलहन इन संस्कृत। और कलहन कहता है दैट द टाउन ऑफ श्रीनगर वॉज फाउंडेड बाई अशोक। श्रीनगर का टाउन बसाया था अशोक ने, एज पर राज तरंगिणी। इट वॉज इम्पॉर्टेंट बुक ऑफ यू कैन से अबाउट कश्मीर। ये सब मेडिवल काल की किताबें हुआ करती हैं। ऐसे ही अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ है एक मेडिवल इंडिया का बड़ा इम्पॉर्टेंट कल्चरल पर्सनैलिटी, अमीर खुसरो। ही लिव्ड इन द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, प्रॉपर टाइम बताया जाए तो उस समय हुआ करता है अमीर खुसरो। ही गेव कंट्रीब्यूशन टू हिंदी, हिंदी भाषा में योगदान देने वाला पहला मुस्लिम माना जाता है अमीर खुसरो। ये भी आपके एग्जाम में आया। द फर्स्ट मुस्लिम हु गेव कंट्रीब्यूशन टू हिंदी वॉज अमीर खुसरो। हिंदी में उसने काफ़ी योगदान दिया है। आगे चलकर मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत लिखी है हिंदी में। अकबर के समय होंगे अब्दुल रहीम खान खाना। ये 3 प्रोमिनेंट मुस्लिम्स हैं जिन्होंने हिंदी में कंट्रीब्यूशन दिया है, बाकी और भी हैं। तो पहला मुस्लिम हु गेव कंट्रीब्यूशन टू हिंदी वॉज अमीर खुसरो हु लिव्ड इन द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। तो अमीर खुसरो ने योगदान दिया है। पर्शियन में तो लिखता ही है, बट हिंदी में भी इसका कंट्रीब्यूशन मिल जाता है। बहुत सारी किताबें लिखी हैं अमीर खुसरो ने फ़ारसी भाषा में, तो बहुत सारी बुक्स हैं, नॉट नेसेसरी। एक फॉरेन ट्रैवलर आया है, इब्न ए बतूताहा, अफ्रीकन ट्रैवलर है। ये मोरक्को से आया है, अफ्रीका के मोरक्को से आया है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय एक अफ्रीकन ट्रैवलर आया है, इब्न बे बतूताहा, अफ्रीका से आया है, मोरक्को से आया है, और इसने लिखी है किताब रहला। भारत के बारे में किताब लिखता है रहला, भारत में मेरी यात्राओं का विवरण, अ ट्रेवलॉग। ही रोट अ बुक कॉल्ड रहला, अरबी भाषा में भारत में जो उसकी यात्राएं रही उसके बारे में किताब लिखता है रहला। इब्न बतूता केम इन द टाइम ऑफ मोहम्मद तुगलक। उधर मैगस्नीज आया चंद्रगुप्त मौर्य के समय, इंडिका लिख देता है। फाइयान आया चंद्रगुप्त सेकंड के समय, वही भारत के बारे में चाइनीज़ भाषा में किताब लिखता है। ह्यून सांग आया हर्षवर्धन के समय, फिर उसके 675 AD में एक इत्सिंग आया चाइनीज़ ट्रैवलर। फिर आता है अल ब्रूनी, उसने किताबुल हिंद या तहकीक हिंद लिखी है। फिर एक आता है इब्न बतूता जिसने किताब भारत के बारे में लिखी है रहला। इस तरीके से बहुत सारे ऑथर हुए हैं, कुछ मेन मैंने आपको बताया, काफ़ी चीज़ें मैंने रोक ली हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अमीर खुसरो की बहुत सारी किताबें हुआ करती हैं। सो दिस वॉज समथिंग अबाउट द लिटरेचर पार्ट ऑफ दिल्ली सल्तनत। आर्किटेक्चर ऑफ दिल्ली सल्तनत बना है कुतुब मीनार, बनाया गया है कुतुब मीनार। शुरू तो कर देता है कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन इट वॉज कंप्लीटेड बाई इल्तुतमिश। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हु कंस्ट्रक्टेड कुतुब मीनार, तो आपका आंसर ऐबक नहीं होगा, इसका आपका आंसर होगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने पहले ये 1 मंजिल का था, उसमें 3 मंजिल जुड़वा देता है इल्तुतमिश, 4 मंजिल का हो जाता है। लेकिन आगे चल के फ़िरोज़ तुगलक के समय 4थी मंजिल डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो फ़िरोज़ तुगलक 4थी मंजिल को रिपेयर कराता है और उसको सस्टेन करने के लिए 5वीं छोटी मंजिल और जुड़वा देता है। तो वैसे देखा जाए तो 3 सुल्तानों का कंट्रीब्यूशन है, लेकिन एक्चुअली इट इज़ इन द नेम ऑफ अल्तमश और इल्तुतमिश। 2 स्टार्टेड बाई कुतुबुद्दीन ऐबक। इसे कहते हैं कुतुब मीनार।
आफ्टर द नेम ऑफ सूफी सेंट ऑफ दिल्ली, दिल्ली के पहले सूफी सेंट कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बस इतना याद रखिए। ये दिल्ली के पहले सूफी सेंट थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। अभी मैंने बताया था कि एक चिश्तिया सिलसिला है, जैसे भक्ति मूवमेंट होता है ऐसे ही एक सूफीवाद भी भक्ति मूवमेंट टाइप है। इसमें भी बहुत सारी विचारधाराएं होती हैं, सोहरावर्दी सिलसिला, स्कूल ऑफ थॉट होते हैं। तो इंडिया में सबसे पॉपुलर हुआ चिश्तिया सिलसिला, और चिश्तिया सिलसिला को शुरू कर देते हैं शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर से। अजमेर में उनका बना हुआ है दरगाह, और उन्हीं के शिष्य थे जो दिल्ली भेजे गए थे, उनका नाम था, ही वॉज शिष्य डिसाइपल ऑफ कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ऑफ शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। वो उनके पीर हैं, ये उनके पीर मुरीद परंपरा, टीचर डिसाइपल रिलेशनशिप पे चलता था सूफीवाद। तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली के पहले सेंट हैं और डिसाइपल थे किसके? मोइनुद्दीन चिश्ती के। तो इनके ऑनर में इसका नाम रख दिया गया कुतुब मीनार, नॉट आफ्टर द नेम ऑफ दिल्ली सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक। ये थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, द फर्स्ट सूफी सेंट ऑफ दिल्ली ऑफ चिश्तिया सिलसिला। शायद ना भी आया आपके एग्जाम में, चिश्तिया सिलसिला। तो कुतुब मीनार बन जाती है। अलाउद्दीन खिलजी बनवाता है कुतुब मीनार में ही डोरवे ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, अलाए दरवाज़ा। पूरा कुतुब मीनार कैंपस वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। अलाए दरवाज़ा, डोरवे ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, जिसमें इस्तेमाल हुआ है डोम, गुंबद। ये पर्शियन आर्किटेक्चरल फीचर है, ये इंडिया में नहीं हुआ करता था। दिल्ली सुल्तानों ने भारत में डोम, गुंबद इंट्रोड्यूस किया है, आर्च पे रेस्ट करते हुए डोम। ये आर्च है और इस पे गुंबद रेस्ट करते हैं। ये आर्च एंड डोम मेथड, ये दिल्ली सुल्तानों की देन है इंडियन आर्किटेक्चर को। तो पहला इंपॉर्टेंट गुंबद जो बना है वो बना है अलाए दरवाज़ा। कुतुब मीनार कैंपस में एक डोरवे बना हुआ है बड़ा सा, इसे कहते हैं अलाए दरवाज़ा। अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया है कुतुब मीनार कैंपस में अलाए दरवाज़ा। अलाउद्दीन खिलजी वांटेड टू कंस्ट्रक्ट टावर डबल द साइज ऑफ कुतुब मीनार। कुतुब मीनार के पास आप देखेंगे एक और टावर बनना शुरू हुआ है, उसे अलाउद्दीन खिलजी एक और कुतुब मीनार से बड़ी मीनार बनाना चाहता है। वो उसने बनानी शुरू भी की है, लेकिन वो इससे पहले उसकी डेथ हो जाती है। तो वो एक मीनार अलाए, अलाए मीनार कह देते हैं उसे। अलाउद्दीन खिलजी टावर वो बनाना शुरू करता है, कुतुब मीनार कैंपस में ही है, तो वो नहीं बन पाती है। फिरोज़ तुगलक ने डेवलप किया है हौज़ ए खास। दिल्ली में हौज़ ए खास, पानी का एक पॉन्ड है हौज़, उसके आसपास जो बिल्डिंग बनी हुई थी उसे कहते थे हौज़ ए खास। गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था दिस, दिल्ली का एक बड़ा सा फोर्ट, तुगलकाबाद फोर्ट। तुगलकाबाद फोर्ट दिल्ली का पहला, समझ लीजिए पहला बड़ा किला है। तुगलकाबाद फोर्ट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई गयासुद्दीन तुगलक। आगे चल के फिरोज़ तुगलक बनवाएगा हौज़ ए खास, और फिरोज़ शाह कोटला में भी उसने एक, फिरोज़ शाह कोटला भी एक फोर्ट जैसा हुआ करता था, जहाँ पे उसने एक मस्जिद वगैरह भी बनवाई है। तो कुछ दिल्ली की इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स वगैरह इस समय बन जाती हैं। लोदियों ने टॉम्ब बनवाए हैं। दिल्ली में लोदी गार्डन है, वहाँ पर लोदीज टॉम्ब हुआ करते हैं, जो कि एक गार्डन के अंदर में हैं, हुआ करते हैं और अष्टभुजीय होते हैं। लोदियों के टॉम्ब अष्टभुजीय हैं, ये भी आपके एग्जाम में काफ़ी पहले आ चुका है। लोदीज टॉम्ब आर इनसाइड द गार्डन एंड ऑक्टागोनल इन शेप। ताजमहल भी कुछ ऐसा ही है, गार्डन के अंदर है, उसका जो सेंट्रल स्ट्रक्चर है वो ऑक्टागोनल इन शेप हुआ करता है। तो लोदियों का ही सिस्टम आगे चल के मुग़ल आर्किटेक्चर में भी फॉलो होने लगेगा। तो बहुत सारे लोदियों के टॉम्ब बने हुए हैं, गार्डन के अंदर हैं, और जो सेंट्रल स्ट्रक्चर है वो अष्टभुजीय हुआ करता है। ये कुछ दिल्ली सल्तनत की इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स वगैरह हुआ करती हैं, दिल्ली शहर की ख़ास तौर से। उधर म्यूज़िक में भी सल्तनत के समय कुछ पर्शियन इंस्ट्रूमेंट्स
इंट्रोड्यूस हो जाते हैं जो कि भारत के नहीं थे। रबाब एंड सारंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स वर ब्रॉट फ्रॉम ईरान? तो आपका आंसर हो जाएगा रबाब एंड सारंगी। ये भी एग्जाम में आ चुका है। ये दिल्ली सुल्तानों के समय ईरान के वाद्य भारत में इंट्रोड्यूस हुए थे। रबाब एंड सारंगी गुरु नानक जब अपने वो गाते थे अपने भजन वगैरह, तो रबाब के साथ ही उनका वो गायन होता था। तो रबाब एंड सारंगी ये ईरान के वाद्य हुआ करते थे। दिल्ली सुल्तानों के समय ये दिल्ली भारत में आ जाते हैं। अमीर खुसरो ने म्यूज़िक में बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है। एंड ही डेवलप्ड सितार एंड तबला। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसने सितार और तबला डेवलप किए हैं। उसने भारतीय वीणा को, वही वीणा जो समुद्रगुप्त को बजाते हुए दिखाया गया है उसके सिक्कों पर, उसको मॉडिफाई किया है तो बना है सितार। और जो मृदंग होता है उसके दो भाग कहलाते हैं तबला। तो अमीर खुसरो के नाम पर आते हैं सितार एंड तबला। इसने सितार एंड तबला शुरू किया है। और कव्वाली जो सूफ़ी गायन शैली है जिसे कव्वाली कहते हैं, सूफ़ी सिंगिंग, कव्वाली, इसने कव्वाली को भी सिस्टम, ये इन द प्रेज ऑफ गॉड, ये कव्वाली हुआ करती है। अमीर खुसरो ऑल्सो डेवलप्ड द सिस्टम ऑफ सूफ़ी सिंगिंग कॉल्ड कव्वाली। वो कव्वाली वगैरह भी गाता है, उसने डेवलप किया है। अमीर खुसरो को कहते हैं पैरट ऑफ इंडिया। इसको तोताए हिंद भी कहते हैं। अपने कल्चरल कंट्रीब्यूशन के लिए तोताए, बहुत सारे राग भी बनाता है, ये बहुत सारे राग कंपोज करता है, किताबें लिखता है, म्यूज़िक में बहुत कंट्रीब्यूशन है। और सूफ़ी सेंट का डिसाइपल भी है। ही वॉज डिसाइपल ऑफ शेख निज़ामुद्दीन औलिया। निज़ामुद्दीन औलिया का शिष्य भी हुआ करता है अमीर खुसरो। इसको पैरट ऑफ इंडिया भी बोला गया है। ही हैज़ बीन कॉल्ड एज पैरट ऑफ इंडिया। इन्हीं दिनों हुए हैं राजा मान सिंह ऑफ ग्वालियर, डिफरेंट फ्रॉम राजा मान सिंह ऑफ अकबर्स रेन। ये डिफरेंट जिन्होंने ग्वालियर फोर्ट बनवाया था, राजा मान सिंह ऑफ ग्वालियर, इन्होंने म्यूज़िक में बहुत बड़ा योगदान दिया और ग्वालियर बिकेम अ सेंटर ऑफ म्यूज़िक। ध्रुपद गायन शैली का ये सेंटर बन गया है। क्लासिकल सिंगिंग का ओल्डेस्ट स्टाइल मानी जाती है ध्रुपद गायन शैली। तो ध्रुपद गायन शैली का सेंटर बना है ग्वालियर बिकॉज ऑफ राजा मान सिंह। आगे चल के जो तानसेन होगा वो भी ध्रुपद का ही सिंगर है और ही बिलोंग टू ग्वालियर। तो राजा मान सिंह हुआ करते हैं। और म्यूज़िक पे किताब लिखी गई है संस्कृत में, मान कौतूहल। मान कौतूहल लिख लीजिए, आपके एग्ज़ाम, आपके लेवल के एग्ज़ाम में नहीं आएगा। द क्यूरोसिटीज़ ऑफ राजा मान सिंह, ही वॉन्टेड टू नो मोर अबाउट म्यूज़िक। तो संस्कृत में किताब लिखी जाती है मान कौतूहल अंडर द पैटर्नेज ऑफ राजा मान सिंह। तो दिस वॉज सम कल्चरल कंट्रीब्यूशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिस वॉज दिल्ली सल्तनत। यहीं पर ऐड कर लीजिए कि एक जौनपुर शहर था जो कि बन गया था जौनपुर किंगडम। ये यूपी का बड़ा इम्पोर्टेंट कल्चरल सेंटर है जौनपुर मेडिवल एज में। और यहाँ के शासक थे शर्की डायनेस्टी। शर्की डायनेस्टी, यहाँ के रूलर्स थे, शर्की डायनेस्टी के लोग रूल करते थे। मलिक सरवर शर्की इसका फाउंडर है। मलिक सरवर शर्की तो नाम पड़ गया शर्की डायनेस्टी। इसका पहला इम्पॉर्टेंट सुल्तान था इब्राहिम शर्की, इब्राहिम शाह शर्की। मैंने बताया था आपको, एक समय ऐसा आया था जौनपुर दिल्ली सल्तनत को भी चैलेंज करने लगा था, जबकि जौनपुर पहले एक शहर के तौर पे बसाया गया था। नाउ जौनपुर हैड बिकम अ वेरी वेरी पावरफुल किंगडम और कल्चरली बड़ा इंपॉर्टेंट बना है। इब्राहिम शाह शर्की एक इम्पॉर्टेंट सुल्तान है जौनपुर का, जिसने बनाया है जौनपुर में अटाला मॉस्क। जौनपुर कल्चरली इंपॉर्टेंट, एग्जाम में काफ़ी आ जाता है। अटाला मॉस्क इसने बनवाया है। जौनपुर कहाँ होता है अटाला मॉस्क? आप बोलेंगे जौनपुर शहर में अटाला मॉस्क। ऐसे ही इसके बाद एक सुल्तान है हुसैन शाह। हुसैन शाह ने म्यूज़िक में कंट्रीब्यूशन दिया है। जौनपुरी राग, ये भी आपके एग्ज़ाम में आ चुका है, जो
पहले के एग्ज़ाम है वो बता रहा हूँ मैं आपको। इसने कंपोज किया है राग जो आजकल प्रेजेंट डे म्यूज़िक में कहलाता है जौनपुरी राग। तो जौनपुर वॉज इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ कल्चर। मलिक मोहम्मद जैसी भी जौनपुर के हुआ करते हैं, म्यूज़िक का सेंटर है। इसका आर्किटेक्चर भी बहुत भिन्न है, स्पेशल टाइप ऑफ आर्किटेक्चर है। तो बिकॉज ऑफ सच कंट्रीब्यूशन जौनपुर को बोला गया था शिराज ऑफ ईस्ट, पूरब का शिराज, शिराज ए हिंद। जौनपुर किंगडम को बोला गया है मेडिवल एज में शिराज ए हिंद, पूरब का शिराज है ये। मतलब शिराज ईरान का एक शहर है, शिराज ईरान का एक शहर है। और वो ईरान इस्लामिक वर्ल्ड का जो वेस्टर्न इस्लामिक वर्ल्ड है वहाँ पर वो कल्चर का केंद्र माना जाता था शिराज। तो जो दर्जा शिराज को वेस्टर्न इस्लामिक वर्ल्ड में अवेलेबल था वही जौनपुर को इधर है। तो जौनपुर को बोला गया है शिराज ए हिंद और शिराज ऑफ ईस्ट बिकॉज ऑफ इट्स कल्चरल कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप। जौनपुर किंगडम हैज़ बीन कॉल्ड एज शिराज ऑफ ईस्ट। और जौनपुर पॉलिटिकली पावरफुल हो चुका था, वो बाद में सिकंदर लोदी और महमूद लोदी ने उसको रोक दिया था, अदरवाइज इट बिकेम वेरी वेरी पावरफुल। दिस वे दिस इज़ ऑल इम्पॉर्टेंट थिंग्स ऑफ योर लेवल अबाउट दिल्ली सल्तनत। समझ में आ गया आप लोगों के? चलिए अगली लेक्चर में हम मुग़ल एम्पायर को ले लेंगे, सेकंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मेडिवल इंडिया। ठीक, चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।